हमारे भारतीय बाज़ारों में भी आपको पड़ता हुआ दिख सकता है। हमारे साथ आज दो बहुत ही जाने माने क्रिप्टो करेंसी के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। आप हैं अविनाश शेखर साहब, जो कि को सीईओ हैं वज़ीर ज़ेब पे के, और वज़ीर एक्स के फाउंडर और सीईओ श्री निश्चल शेट्टी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। आप दोनों का स्वागत है, शेखर साहब और शेट्टी साहब। और इस डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष जी। वर्मा साहब, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले प्रश्न की जो सिलसिला है शुरू करेंगे अविनाश शेखर साहब से। अविनाश जी, बताइए किस तरीके से आप इस सेल ऑफ को देख रहे हैं? क्या ये वाकई चिंता का विषय है? इतने ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी के साथ आप क्रिप्टोस को ट्रेड करते हुए दिखते हैं, 30% नीचे, 40% नीचे। वाकई ये दिल को दुखाने वाली बात है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखें बिटकॉइन की पिछले 10 साल से, तो 30-40% जो अभी गिरावट आई है वो ऑब्वियसली चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। मतलब ये कई बार ऐसा हो चुका है। और स्पेशली अगर आप देखें लास्ट एक साल में बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट 4 गुना ऊपर गया है। लास्ट ईयर आज की डेट में $9,500 के करीब था। आज अभी भी गिरावट के बाद भी $38,000-39,000 पे है। तो काफी अच्छा पिछले एक साल में ग्रो करा बिटकॉइन। और जो गिरावट आई है उस पे कई रीजन है। ऑब्वियसली वन रीजन तो ये है कि पिछले एक साल से काफी बढ़ा था, तो ओवरबॉट पोजीशन जिसको बोलते हैं, ओवरबॉट एरिया में था। और उसके बाद जो चाइना की न्यूज आई, उसके बाद थोड़ा सा और पैनिक आया। बट मुझे लगता है कि ये अभी एक नया एसेट क्लास है, और वॉलेटिलिटी जो है वो एक कुछ टाइम के लिए तो एक पार्ट ऑफ द ट्रेड है। बट अगर आप देखो जो भी लॉन्ग टर्म में जिसने भी होल्ड करा है बिटकॉइन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखोगे किसी भी पीरियड में तो हमेशा मुनाफा ही रहा है बिटकॉइन में। का प्रेशर पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में शैल सर मैं ऐसे ही देख रहा था। 59,500 पे बिटकॉइन जो 35,000 के लेवल्स पे आता हुआ नजर आया। कल 43,000 के लेवल से 35,000 तक एक दिन में इस तरह का दबाव देखने को मिला। और आप सबको याद होगा अप्रैल के पीक्स तो 64,000 के जोन्स के आसपास थे। तो फ्यूचर्स में वो 30,000 और लेवल्स तक जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रीन पे अब वापस रिस्पाइट लौटता हुआ, लेकिन इस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। निश्चल, एलॉन मस्क का आपको टेस्ला के उनका ट्वीट आना कि शायद अब एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिटकॉइंस को, चाइना फैक्टर, ये सब तो खबरों में ऑलरेडी थे। ये कल ओवरनाइट ऐसा क्या होगा कि एकाएक बबल बस्ट हो गया? आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि कुछ कोर कुछ रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है। इलॉन मस्क का न्यूज आपने जैसे कहा कुछ दिन पहले आ चुका था, और चाइना का न्यूज आई थिंक थोड़ा ज्यादा अफेक्ट कर गया है। लेकिन एक बात जो हम सबको समझनी है कि चाइना का जो न्यूज है उसमें कुछ नया नहीं है। ये चाइना ने 2018 में शायद कर दिया था, बस वो न्यूज वापस रिसाइकल होकर अभी पूरी दुनिया में वापस एक बार फैल रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया। और सडनली आपने क्या देखा कि पैनिक सेलिंग हुआ, और जब पैनिक सेलिंग हुआ तो बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं, इनफैक्ट मार्केट में ज्यादातर लोग जो भी मार्केट में 3 या 6 महीने से हैं, वो लोग सब प्रॉफिट पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो जब उन्होंने देखा कि पैनिक सेलिंग हो रहा है तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी चालू कर दिया। तो ये पूरा मिला के एक दिन में पूरा दबाव आ गया, और उसी से ये मेजर फ्लक्चुएशन आपने देखा है। लेकिन एक मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर क्रिप्टो की दुनिया को देखोगे तो दिन में 20%, 25% ऐसे कई बार हो चुका है जहां पे इतना डिप आप हमें देखने मिला है, और उसके बाद मार्केट रिकवर भी होता है उसके हिसाब से। अभी जैसे लास्ट आई थिंक 48 आवर्स में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप का नुकसान हुआ था, और अभी रिकवर होकर आई थिंक 400 बिलियन मार्केट कैप का नुकसान पे है। तो अबाउट 40-50% मार्केट रिकवर भी कर गया फ्रॉम जहां से नीचे गिरा था। तो इन अ वे रिकवरी हो रही है। अब नेक्स्ट एक हफ्ता हमें देखना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है मार्केट, पूरा रिकवर होगा कि यहीं पे रुकेगा कि और डिप आएगा। ये आई थिंक नेक्स्ट एक हफ्ता बहुत क्रूशियल है क्रिप्टो मार्केट्स के, कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है। टेस्ला का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलॉन मस्क ने कहा कि टेस्ला एक्सेप्ट नहीं करेगा
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ी थी वो थी जब टेस्ला ने करीबन 10,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीदे थे, और वो इलॉन मस्क ने फिर वापस क्लैरिफाई किया कि वो बिटकॉइन टेस्ला ने बेचे नहीं है। तो आई थिंक वो अगेन कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या हुआ है यहाँ पे, और एक बार मार्केट को समझेगा कि फंडामेंटली क्या चेंज हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा और रिकवरी देखने मिलेगा हमें। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो लोग बहुत रेगुलरली ट्रैक नहीं करते हैं, बता दूं चाइना ने कुछ ही दिन पहले अपडेट दिया कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, पेमेंट्स बैंक के द्वारा वो लोग बैन कर रहे हैं, और एडवाइस भी करा कि क्रिप्टो में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से दूर रहें। जहां तक इलॉन मस्क साहब की बात है, उन्होंने पहले कहा था टेस्ला खरीदने के लिए वो बिटकॉइंस एक्सेप्ट करेंगे, और जब उन्होंने ट्वीट करा ऐसा, आपने देखा था अक्रॉस इन क्रिप्टो करेंसीज में बहुत तगड़ा उछाल था। फिर आउट ऑफ द ब्लू वो फिर लौट के आया, उन्होंने कहा भाई इससे तो बड़ा एनवायरमेंटल डैमेजेस होते हैं, हम लोग अब बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे टेस्ला खरीदने के लिए। ये हम लोग, अविनाश जी, ये क्रिप्टो का मार्केट ऐसे टूल पकड़ रहा था, लोग बोल रहे थे एक ऑल्टरनेट एसेट क्लास है और टक्कर देने की तैयारी हो रही है करेंसी मार्केट्स को, सेंट्रल बैंकर्स चिंतित थे। एक आदमी के ट्वीट करने, एक आदमी के ट्वीट वापस करने से इस तरह का मोमेंटम, इस तरह का उठापटक, ये तो बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो है ना, इसमें कोई डेप्थ नहीं है इस बाजार की, मान के चलूं ना। तो एक्चुअली 2-3 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि अभी ये सिर्फ 10 साल पुराना मार्केट है। ओके, अगर आप बाकी मार्केट देखें, स्टॉक मार्केट या गोल्ड मार्केट, वो काफी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुराना है। दूसरा, ये कहना कि सिर्फ एलन मस्क के ट्वीट से ये सब हो रहा है, आई थिंक वो सिर्फ पार्ट ऑफ द रीजन है। मुझे ये नहीं लगता है कि वो पूरा रीजन है। एलन मस्क ने जब खरीदा था बिटकॉइन, उस टाइम भी अगर आप देखें, ऑलरेडी बिटकॉइन 9,000 से 35,000, मतलब इन्होंने 35-40 हजार के आसपास बिटकॉइन खरीदा था। तो उस टाइम तक ऑलरेडी 9,000 से 35,000 डॉलर पे जा चुका था। तो मुझे लगता नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट के लिए एलन मस्क लॉन्ग टर्म के लिए कोई वैल्यू रखते हैं। आई मीन वो चाहे खरीदें या ना खरीदें, बट हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए एक फैक्टर हो सकता है। और ऐसे निश्चल ने बोला कि आई थिंक, मुझे लगता है मेन फैक्टर जो था वो चाइना का फैक्टर निकला, जहां पर पैनिक सेलिंग हुई। और दूसरा, वो मार्केट ऑलरेडी उस लेवल पे था कि ऑलरेडी 7-8 गुना बढ़ चुका है, तो ओवरबॉट पोजीशन पे था, जिसको बोलते हैं कि कैटलिस्ट काइंड ऑफ, के एलन मस्क का ट्वीट टू लेसर एक्सटेंट, बट ज्यादातर आई थिंक चाइना का जो बैन का न्यूज है उसने थोड़ा पैनिक सेलिंग हुई उससे बेसिकली। बट हाँ, वॉलेटिलिटी अभी भी ज्यादा है क्योंकि मार्केट अभी भी काफी नवा है। जी शेट्टी साहब, एक्चुअली डिस्कशन का जो जरिया था वो ये था कि ये एक नया एसेट क्लास है, और इसमें जिस हिसाब से आप रिटर्न्स आते हुए देखते हैं, तो दर्शक और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स खासकर एक झुंड बना के घुसते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि 40% आप यहाँ पर कट आते हुए देखते हैं। ज़्यादातर ये ट्रेडर्स लेवरेज्ड ट्रेड्स लेकर आपको कम से कम ट्रेड करते हुए दिखते हैं, और एक 5% कट पर आप समझिए कि जो जीवन की जमा पूंजी है वो उड़ती हुई दिखती है। 40% कट की तो आप छोड़ दीजिए। मेरा ये जानना है कि क्या क्रिप्टो पर विश्वास किया जाए? अगर विश्वास किया जाए तो कितना आपका हिस्सा होना चाहिए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का जो क्रिप्टो के लिए अलग रखा जाए, और क्या उसको शून्य मान के चलें? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझनी है कि ये एक बहुत ही नया एसेट क्लास है, 10 साल पुराना है। तो आप इसको अगर आप आपके पोर्टफोलियो में अगर रखना चाहते हो, तो जो हाई रिस्क हाई रिटर्न का कैटेगरी है, मान के चलो कि वहीं पे रख दो। और अभी आपका यूजुअली जो हम देखते हैं कि 5 से 10% लोगों को हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में डालना है। तो ये एक मूनशॉट प्रोजेक्ट की तरह देखो कि एक नया टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर आप 20 साल पहले इंटरनेट कंपनीज पे डालते और आप जब वो .com का बर्स्ट हो गया और सब कुछ एंड हो गया था और लोग बोल रहे थे कि अब .com खत्म है, उस टाइम पे जिन्होंने भी उसको होल्ड किया था और रखा था, उनको वन ऑफ द बेस्ट डेकेड का सबसे बेस्ट रिटर्न मिला। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पे बेट किया था। बट हाँ, वहां पे चांस था कि कभी वापस इमर्ज नहीं हो सकता। उसी तरीके से आपको ये नया टेक्नोलॉजी है, इसे भी देखना है कि ये मूनशॉट है आपके लिए। तो हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है।
तो उस हिसाब से सोच समझ के चलिए। दूसरी बात है कि अगर आप 10 साल का भी जो भी छोटा सा हिस्ट्री है बिटकॉइन का वो देखोगे, तो जिसने भी 3 साल के लिए अगर बिटकॉइन होल्ड किया है वो हमेशा प्रॉफिट में रहा है। जैसे यही चीज हमने देखा था 2017 में। 2017 में क्या हुआ था, 20,000 तक बिटकॉइन गया था, उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस गिर गए और $3,000 तक आ गया था, करीबन 2 लाख 2.5 लाख, सो 14 लाख से कुछ 2-3 लाख तक पहुंच गया था। पर अगर आपने उस 14 लाख पे भी लिया होता, आज के डेट में ये जो हम बोल रहे हैं कि ड्रॉप हुआ है, फिर भी आपको 2 या 3 आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप 3 साल के प्राइस रेंज 3 साल के लिए होल्ड करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट हिस्ट्री वो दिखाता है। अब आगे जाके एक बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है लास्ट 12 महीने में, बिटकॉइन के होल्डर्स जो थे, पहले करीबन 100 मिलियन लोग थे, अभी 150 मिलियन लोग दुनिया में बिटकॉइन होल्ड करते हैं। तो 50% ज्यादा लोग आज की डेट में बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं, और इंटरनेट का जो पॉपुलेशन है वो करीबन 4.3 बिलियन है। तो बहुत बड़ा मार्केट अभी बिटकॉइन को कैप्चर करने के लिए, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसे मूनशॉट प्रोजेक्ट की तरह देखिए कि ये जैसे एक स्टार्टअप होता है, स्टार्ट तो 0 से होता है, शायद चल जाए शायद नहीं चल जाए, बस आपको 10 साल का एक हिस्ट्री है आपके पास, जो एक एडवांटेज है। नहीं, जहां इस तरह की वोलेटिलिटी, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, सट्टा होता है ना, लोग वैसे भी अट्रैक्ट होते हैं सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपने अविनाश जी, इनफैक्ट इवन निश्चल ने भी अविनाश जी ये बात उठाई कि वो चाइना फैक्टर शायद एट प्ले है, इसीलिए थोड़ा सा मूड बिगड़ा। चाइना अपनी जगह, खबर ऐसी आती है कि यूएस में, हमारे देश भारत में, कई सारी और इकोनॉमीज में क्रिप्टोज को रेगुलेट करने के लिए कंसिडर किया जा रहा है। मेरे ख्याल से एक्सट्रीम वोलेटिलिटी शायद ज्यादातर इसीलिए है क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, कोई सरकार नहीं, कोई कंट्री नहीं, है ना, वो ट्रस्ट डेफिसिट शायद ज्यादा स्क्रीन पे इंपैक्ट करता है। सही हूं क्या मैं? एक्चुअली ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से होता है ये। एक्चुअली अगर आप देखें तो अभी अनरेगुलेटेड स्पेस है, ठीक है, तो मुझे ट्रस्ट से ज्यादा लगता है कि जो गवर्नमेंट, जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी थोड़े दिन पहले जैसे बोला था कि हम लोग बैन पे लाएंगे, तो उस दिन इंडिया में 20% मार्केट, 20-25% मार्केट गिर गया था, जबकि वर्ल्ड वाइड नहीं गिरा था। तो जो हम बोल रहे हैं कि अनरेगुलेटेड स्पेस में हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं और नया प्रोजेक्ट है, तो मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं बिटकॉइन के ऊपर, तभी वो पिछले 1 साल में अगर आप देखो तो लास्ट ईयर $9,000 था, गिरावट के बाद भी $38,000 के करीब है, तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो लोग बिना सोचे समझे, जैसे आप जो बोलते हैं स्पेकुलेशन जो लोग करते हैं, जो बिना सोचे समझे जो इन्वेस्ट करते हैं, उनमें कन्विक्शन नहीं होती है कि अगर आप सिर्फ सट्टेबाजी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कन्विक्शन नहीं होगी कि आप अपनी पोजीशन होल्ड करके रखो। बट अगर आप अपनी पोजीशन, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो और अपनी पोजीशन होल्ड करके रखते हो 2-3 साल तक, तो मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो, आई थिंक जो सेंचुरी में एक बार चीज आती है, उस तरह की टेक्नोलॉजी है। और आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, जैसे हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई थी, उसी तरीके से हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे कि ये उस लेवल की टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है। जी, तो ऐसा करते हैं अविनाश जी और निश्चल जी, आपसे और प्रश्न पूछते हैं, जुड़ते हैं अविनाश जी से। अविनाश जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर क्रिप्टो में ट्रेड करना ही हो तो कितना प्रतिशत आपके पोर्टफोलियो का क्रिप्टो के एसेट्स होने चाहिए? और एक बात तो अच्छी है, जिन लोगों ने अभी तक ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उनके लिए प्राइसेस कम से कम पीक से बहुत कम होते हुए दिख रहे हैं। तो पहले तो ये तय करते हैं कि कितना प्रतिशत क्रिप्टो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। अविनाश जी, पहले आप बताएं। तो देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जो निश्चल ने भी बोला कि जो रिस्क पोर्टफोलियो है आपका, जितना आपको लगता है कि 5%, 10% से ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से, बट अलग अलग लोगों पे डिपेंड करके 1-2% से 5 से 10% तक आपको होल्ड करना चाहिए अपनी एसेट्स और इन्वेस्टेबल एसेट का, बिकॉज ये हाई रिस्क है। ये मतलब 10 गुना भी हो सकता है, और जैसे आपने बोला 40-50% कम भी आ सकता है प्राइस। तो उससे 2 चीजें होंगी एक्चुअली। एक तो अगर आप स्मॉल पार्ट ले रहे हैं तो आपको
उसका 40% कम भी होगा तो आपको आपकी वेल्थ पे या आपके लाइफस्टाइल पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये, दूसरा कभी भी उधार लेकर जैसे जो लीवरेज पोजीशन आप बोलते हैं, वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट नहीं लेनी चाहिए लीवरेज पोजीशन। अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं बहुत बड़े तो अलग बात है, आपकी रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा है। बट अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं देन इसको कैश मतलब इन द सेंस के जो कैश मार्केट है, स्पॉट मार्केट, उसमें खरीदना चाहिए। फ्यूचर्स मार्केट या लीवरेज लेके नहीं खरीदना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहे 100 रुपए महीने से खर्च शुरू करो, लेकिन उससे ज्यादा टाइम आप एजुकेशन के पे दो। जब आप इस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे तभी आपका वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं इस टेक्नोलॉजी को पिछले 5 साल से स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है, ये मेरा जो ट्रस्ट लेवल है वर्सेस जो एक आदमी जो आज नया आया है और जो सिर्फ इसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है कि पैसा 10 गुना हो जाएगा, उसमें काफी फर्क होगा। मतलब उसमें फिर ये होगा कि अगर जैसी प्राइस नीचे जाएगा तो वो पैनिक सेलिंग वो आदमी करेगा। हाँ तो हाँ ठीक है। तो अविनाश, बेसिकली किसी को भी लेवरेज के थ्रू उधारी लेकर इस मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। वो क्लियर है इस तरह की वॉलेटाइल जब मूवमेंट आ रहे हैं। लेकिन निश्चल, ये कल रात बड़ी मुश्किल भरी रही। जो भी क्रिप्टो मार्केट्स के पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत तगड़ा वैल्यू इरोजन होता हुआ नजर आया। और आज सुबह खबरें इस तरह की आ रही थी कि शायद कुछ दिग्गज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, मार्की इन्वेस्टर्स जो हैं, वो बुकआउट कर रहे हैं शायद, और शायद सोने की तरफ मूव कर रहे हैं। आप तो बहुत क्लोजली इस मार्केट को ट्रैक करते हो, ऐसा हो रहा है क्या? ये न्यूज तो मैंने भी पढ़ा था, लेकिन किसी ने ऑफिशियली तो किसी ने ऐसे अभी तक स्टेटमेंट्स नहीं दिए कि वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ जो बड़े फंड्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन में निवेश किया है, फॉर एग्जांपल माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है यूएस में है, करीबन $500 मिलियन का उन्होंने बिटकॉइन खरीदा है। उन्होंने इनफैक्ट कल अनाउंस किया कि उन्होंने और कुछ बिटकॉइन और खरीद लिया है उन्होंने ये डिप में। तो आई थिंक जो फंड्स स्पेसिफिकली क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि इस मार्केट से जाना चाहते हैं। शायद कुछ फंड्स होंगे जो क्रिप्टो को एज एन एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, और अगर उनमें पेशेंस नहीं है, अगर आप समझ रहे हो कि आप एक नया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे और 6 महीने 12 महीने में आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो थोड़ा सोचने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई भी टेक्नोलॉजी देखो, ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होती है। उसमें बहुत सारा काम है, बिल्डिंग करना पड़ता है, और उसके बाद एडॉप्शन के लिए बहुत सारा काम है। अभी जो क्रिप्टो का मार्केट है वो अभी भी बिल्डिंग स्टेज में है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। जैसे इंटरनेट अगर हर घर में पहुंचने के लिए बहुत सारे इनोवेशंस होने पड़े थे, तब जाके हमारे हाथ में आज मोबाइल में इंटरनेट है। उसी तरह इवन क्रिप्टो का इनोवेशन साइकिल जो है अभी भी चल रहा है, तो अभी भी वो बिल्डिंग स्टेज में। तो आप जब यही बात भी, जब कोई बिल्डिंग बन रही है, आप इन्वेस्ट करने का आपको ऑप्शन मिला है, तो जब तक वो बन के तैयार होके आप उसको सेल नहीं कर, उसको यूज नहीं हो रहा है, तब तक आप उससे पहले इन्वेस्टमेंट निकालना कोई मतलब नहीं बनेगा आपके लिए। तो इसलिए लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हो, और कोई भी इन्वेस्टर जो आ रहे हैं क्रिप्टो में, इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो लोग 5 to 10 ईयर का हॉराइजन देख रहे हैं, टाइम जोन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे इन्वेस्टर्स कहीं नहीं निकल रहे। शायद कुछ इन्वेस्टर जो एक्सपेरिमेंटल आ रहे हैं, उनका शायद आपने देखा रहेगा कि शायद निकल जाए। जी शेट्टी साहब, ये आखिरी प्रश्न आपसे है। आप जनक हैं वजीर एक्स के फाउंडर और सीईओ। मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिप्टो में होंगे। ये बताइए, कल रात को नींद बढ़िया आई या आप करवटें बदलते रहे? आई थिंक मेरे लिए मैं इस मार्केट में करीबन 3-3.5 साल से फुल टाइम हूँ, और मैंने बिटकॉइन पहली बार बिटकॉइन के बारे में रिसर्च और जब स्टार्ट किया था, करीबन 2009 एंड की तरफ था। तो मैं 10 साल से इसमें बिलीवर हूँ, और मेरा मानना है कि और 10 साल तक इस मार्केट को टाइम देना चाहिए। तो मैं लॉन्ग टर्म जब सोचता हूँ, तो ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन बहुत बार देखे हैं, और हर बार ऐसा जब भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं उन्हें पैनिक हो जाता है। लेकिन जो भी इन्वेस्टर क्रिप्टो में 2 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर है, आप उनसे अगर पूछेंगे तो हर एक को रोज नींद आ जाती है। ठीक है। मेरे पास सब तीनों गेस्ट के लिए शायद सर एक एक सवाल है, और समय नहीं है, तो आप लोग प्लीज छोटे छोटे रिप्लाई दीजिएगा।
निश्चल, बहुत लोग जानना चाहते हैं कल जो ओवरनाइट वोलेटिलिटी आई थी उस बीच में वो वजीर एक्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रैश कर गया था। ऐसे मुश्किल भरे दिन में अगर क्रैश कर जाता है तो और पैनिक बढ़ जाता है सर। ये क्या वॉल्यूम और ट्रेडिंग ज्यादा हो गई थी, उसकी दिक्कत आई थी? हाँ, ये सही है कि एक साथ बहुत सारे यूजर्स आ गए थे, और ये आप अगर देखोगे ग्लोबली हर दुनिया में बड़े बड़े एक्सचेंजेस, जैसे यूएस के सबसे बड़े एक्सचेंज को भी यही हुआ कि वो ब्रीफ पीरियड में जब सारे लोग आ जाते हैं तो थोड़ा डाउन हो जाता है वेबसाइट। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपना साइज और स्केल बढ़ाएं ताकि इस तरह की दिक्कतें ना आए। अच्छा अविनाश, आप रह के बार बार कह रहे थे कि ओवर हीटेड है ये मार्केट, है ना, तो बहुत अच्छा चला था इसीलिए करेक्ट हो रहा है, तो बबल था जो थोड़ा सा बर्स्ट हो गया। आप लोग तो बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो, फिर बिटकॉइन का सही मूल्यांकन क्या है सर? देखिए, नई टेक्नोलॉजी के जो है उसका जो सही मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आज की डेट में मुझे लगता है कि जो रियल वैल्यू है बिटकॉइन की जो आज के लेवल पे है उससे कई गुना ज्यादा है। अब वो पहुंचने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा और काफी बम्स आएंगे उसके बीच में। टेक्नोलॉजी मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म वैल्यू और इवन मिड टर्म वैल्यू है इस टेक्नोलॉजी की, वो आज की वैल्यू से कई कई गुना ज्यादा है जो रियल वैल्यू है। ओके ठीक है। चंदन, सॉरी इतनी देर तक आपके पास आए नहीं, ये इक्विटी कैश मार्केट वायदा के अलावा क्रिप्टो करेंसीज में आपने ट्रेडिंग शुरू करी क्या? जी देखिए, ट्रेडिंग नहीं शुरू की, बट मैं ट्रेड करता हूँ। और देखिए इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है, हम मानते हैं कि सबसे बड़ी वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी है, बट क्रिप्टो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। और जैसा कि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि ये मार्केट इतना मैच्योर नहीं है, जैसा निश्चल जी और अविनाश जी बता रहे थे, तो हम वेट कर रहे हैं कि क्रिप्टो को समझे और जब एक बार लीगलाइज हो जाए तब यहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, कोई भी रिस्क असेट्स जितनी ज्यादा वॉलेटाइल है, आपको उतना ही कम अपना असेट्स एलोकेशन करना चाहिए कंपैरेटिवली। तो मैं इसको ट्रेक कर रहा हूँ, मेनली डॉगकॉइन और बिटकॉइन की बात करें, बट अभी तक समझ में इतना नहीं आ रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या फंडामेंटल रीजंस है और क्या रीजंस है जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस एक्शन देख रहे हैं। क्योंकि इक्विटी में हम कहीं ना कहीं चार्ट और फंडामेंटल के साथ में प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो मैं वो सब समझने का ट्राई कर रहा हूँ। और आज जो आपने डिस्कशन किया है, मेरे साथ में जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिप्टो के बारे में एक डीप एनालिसिस करने में फायदा मिलेगा। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया डिस्कशन था क्रिप्टो पर। और